के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की। आज के इस आधुनिक युग में हम भले ही चाहे जितनी तादाद में अनाज या सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत तो पड़ती ही है, जिसके लिए हमारे अधिकतर किसान जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहते हैं, जिसकी आजकल बहुत किल्लत है, या फिर एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं, जो कि काफी महंगे पड़ते हैं। इसलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट अर्थात गोबर गैस प्लांट कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी लाए हैं अन्नदाता कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहां तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहां संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है, जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई, एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी। इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी ज्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुठली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत, जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं, उसकी लागत 15 से 18,000 बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका
पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपए की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 1.5-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज्यादा पशु हैं, उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है, जो भी इसका काम लेता है उसको फेफड़े खराब होते हैं और रसोई खाली हो जाती है। इन सब चीजों में जलाने में असुविधा भी रहती है, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आंखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान बायोगैस संयंत्र लगाना चाहता है और उसके लिए अनुदान लेना चाहता है या किसी भी तकनीकी जानकारी लेना चाहता है, तकनीकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में स्थित है, वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग में आकर इस प्रकार की अनुदान राशि का फायदा ले सकता है। यहां से हम उन्हें तकनीकी जानकारी भी देंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुंगोली, जिला नरसिंहपुर के कृषक प्रदीप सिकरवार ने। यह मक्का की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप सिकरवार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चर्चा के लिए आज आपके सामने आए हैं कि जो हमारे किसान भाई ने मक्का लगा रखी है, मक्का जिन्होंने किसान भाई लगा रखा है उनकी फसल लगभग 45-50 दिन की अवस्था पर आ चुकी होगी, यानी कि अब लगभग नर मंजरी निकलने की अवस्था शुरुआत हो चुकी होगी। तो किसान भाइयों प्रयास यह करें कि पहले आप हमारे जो किसान भाई ने मक्का लगा रखा उसमें जो भी अनावश्यक रूप से खरपतवार हो या ऐसे पौधे जिनकी बढ़वार नहीं हो सकती, उनको निराई गुड़ाई के माध्यम से निकाल करके बाहर कर दें। साथ ही साथ यदि किसान भाइयों यदि मक्का अगर ज़्यादा बलुई जहाँ जमीन हो वहाँ पर आप प्रयास करें खेत उनकी मक्का की अगर कतार में बुआई कर रखी है 45 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप उसको मिट्टी चढ़ा दें। और साथ ही किसान भाई यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसमें अब निराई गुड़ाई कर देते हैं, पोषक तत्व क्या दिया जाए। आप पूरे फसल की बात करें मक्का में तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देने की संस्तुति की जाती है। आपने फास्फोरस पोटास पूरा बुआई के समय दिया होगा, और रही बात नत्रजन की आधी मात्रा यानी 60 किलोग्राम बुआई के समय दे दिया था। शेष जो नत्रजन बचती है 60 किलोग्राम, उसको 2 बराबर भागों में यानी कि 30-30 किलोग्राम नत्रजन आपको 2 बराबर भागों में देना है। एक आपने दिया होगा आपकी फसल 25 दिन की अवस्था पर आई होगी, जब आपने पहले निराई गुड़ाई की थी उस अवस्था पे दिया है। यदि जो किसान भाई लेट बुआई किए हों तो वह अभी 25-30 दिन की अवस्था वाले पे आप दें। दूसरी जो 30 किलोग्राम नत्रजन देने की बात है वह आपको देना है किसान भाइयों जब नर मंजरी निकलने की अवस्था आ जाए, उस अवस्था पर आपको देने की आवश्यकता है। यदि उसके पहले या बाद में देते हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता प्रभाव आपकी उत्पादकता पर, वो आपकी जो कि पैसे का केवल नुकसान ही होता है। तो आप प्रयास करें नर मंजरी निकलने की अवस्था पर आपको पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, जो कि 30 किलोग्राम मात्रा हमने बताई है। इसके साथ साथ किसान भाइयों अब बात आती है कि मक्का में जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सिंचाई और जल निकास की। यदि जिस समय नर मंजरी निकलता है और टेस्लिंग होती है, जिसमें कि जैसे आप कहते हैं कि बालियां उसके निकलते हैं, भुट्टे निकलना शुरुआत होती है, उस अवस्था पर खेत में पानी की कमी की नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी अति आवश्यक है। और जैसा कि खरीफ का मौसम है तो इसमें हो सकता है कि कभी अधिक बारिश भी हो सकती है, अधिक बारिश की वजह से भी आपकी मक्का की फसल को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको जल निकास की भी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। आपको सिंचाई एवं जल निकास की उचित व्यवस्था आपको अपने मक्का खेत में बना के रखना है। अब किसान भाइयों बात आती है कि मक्का में 2 प्रमुख समस्याएं हैं जो कि हमारी मक्का की पैदावार को प्रभावित करते हैं। जैसा पहला एक आता है मक्का में तना छेदक कीट, इसका प्रकोप हो जाता है। इसमें क्या होता है कीट की जो सुंडी होती है वह जो हमारा पौधे का जो मुलायम भाग होता है वहाँ से प्रवेश करके उसको काट देती है, इससे की पैदावार प्रभावित होती है। इसके लिए किसान भाइयों कार्बारिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर डाल या क्यूनाल फास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव करें।
एक के बाद किसान भाई एक बीमारी मक्के में आती है जिसे हम कहते हैं स्टेम राट, यानी कि तना सड़न बीमारी आती है। यह बीमारी प्रायः अक्सर किसानों के खेतों पर देखी जाती है। यदि इस बीमारी से निदान नहीं करता है हमारा किसान तो उसकी पैदावार पूरी की पूरी प्रभावित हो सकती है। तो किसान भाई इससे बचाव करने के लिए होता है, स्टेम राट से बचाव के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप घोल बनाएं। प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग करके आप जो हमारा जो स्टेम राट या इतना जो सड़न बीमारी है इससे निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि यदि आपको अगर इस मक्का से संबंधित या जो भी खरीफ की फसलें या रबी की जो भी फसलें, इन सब से यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमसे आप स्वतः मिल सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। भिंडी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण, छत पर लाभदायक है ऑर्गेनिक सब्जी वर्गी व फलदार पौधे लगाना। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।